हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज हम लोग चालू करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 8। द चैप्टर इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा पार्ट बेटा हम 9th में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने प्लांट रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी स्टडी की है। और तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनिमल रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल सेल्स पे हम बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते हैं वो हमको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। पहले से मैं आपको बताते आ रही हूँ 10th में हम जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बेटा, वो सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं 9th में पढ़े हुए चैप्टर्स के ही कंटिन्यूएशन है, उनके ही आगे का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 9th का पढ़ा हुआ हम भूलना अफोर्ड कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि जब तक हमको 9th में पढ़ा हुआ बेसिक याद नहीं रहेगा तब तक हम 10th में पढ़े हुए चैप्टर्स को उससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे बेटा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, okay, that we have studied in 9th standard. The chapter's name was, I think the chapter का नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 17 है ना। बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हमने पढ़ा है। वहाँ पे बेटा आप थोड़ा सा स्पेशली जहाँ से बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर वाला पार्ट चालू हो रहा है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे टेक्स्ट बुक ओपन करके, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिवाइज द होल चैप्टर्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड अगेन ओवर हियर नाउ। अभी हम फिर से वो चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर सकते, वो तो आपको अपने होमवर्क में सेल्फ स्टडी में कर लेना है बेटा, ओके। तो वहाँ पे हमने प्लांट रिलेटेड पूरी चीज़ें टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ा था। इफ़ आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमने टिश्यू कल्चर वगैरह वहाँ पे पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था टिश्यू कल्चर में हम एक सेल अगर हम प्लांट का ले ले, स्पेशली जो अपाइकल मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो भी हमने पढ़े थे। प्लांट में देखो परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स बना सकते हैं। ऐसे सेल को हमने स्टेम सेल बोला था, याद करो थोड़ा सा। स्टेम सेल मतलब वो सेल जिससे अलग अलग सेल्स तैयार हो सकते हैं। फिर से हमको पूरा कंसेप्ट देखना है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको और अच्छे से कंसेप्ट बनाने के लिए बेटा एक बार रिवाइज कर लेना है वो 9th का। तो हमने देखा था अगर हम प्लांट से एक सेल या कुछ टिश्यूज भी निकाल ले तो उसको हम प्लांट के बाहर एक्स वीवो आउट ऑफ बॉडी लेबोरेटरी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करें, अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको रखें तो वो कुछ सेल्स या एक सेल से ही हम पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। वही है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम सिंपल शब्दों में कहना चाहे तो हम बोल सकते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा बेटा बायोटेक्नोलॉजी, है ना। 2 वर्ड से बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। तो बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने देखा था ये क्या है, हम एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर दे रहे हैं, वही टिश्यू कल्चर होता है। ये क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो गया, लेकिन वो प्लांट रिलेटेड हो गया, जो हम 9th में पूरा कवर कर चुके हैं। और आपको टेक्स्ट बुक में बेटा जो कैन यू रिकॉल और डायग्राम्स वगैरह दिया हुआ है 8.1 फिगर जो है पेज नंबर 88 पे, ये सब वहीं का पार्ट है। अगर आप 9th की टेक्स्ट बुक खोल के देखो तो आपको एग्जैक्टली वो डायग्राम दिख जाएगा और आपको वो डायग्राम फिल कर लेना है। क्या हमने प्लांट से वो सोर्स लिया है, बल्ब कॉर, उसके बाद में हम उसकी क्या करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर रूटिंग और शूटिंग होगा, फिर प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं, हम उसको सॉइल में लगाते हैं, फिर वहाँ से निकाल के उसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा के उसकी सेकेंडरी हार्डनिंग करते हैं। ये सारी होगी बेटा टिश्यू कल्चर के स्टेप्स जो हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आई विल गिव यू दिस एज योर होमवर्क में आपको टिश्यू कल्चर का सिर्फ वो डायग्राम नहीं फिल करना है बेटा, 9th का टिश्यू कल्चर एक बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है, ओके। सो अभी हम बेसिक क्वेश्चंस कैन यू रिकॉल वाले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे बेटा, ओके। व्हाट इज अ सेल? सेल इज नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब से हमने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया तब से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं सेल की। व्हाट इज टिश्यू? विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यूज? अब मुझे बताओ टिश्यू क्या है। टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग
similar origin and similar function. A group of cells having same origin, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू. जिसका सेम स्ट्रक्चर हो, फंक्शन भी सेम हो और एक ही जगह से ओरिजिन हुए हो, बने हो, उनको हम कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू बेटा. अलग अलग टिश्यूज भी हमने उसी चैप्टर में पढ़े हैं बेटा. प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, उसमें आपके एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज है 4 तरीके के एनिमल्स में. और प्लांट में परमानेंट टिश्यूज, इसमें जाइलम, फ्लोएम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसमें भी अपाइकल, लैटरल और एक कौन सा था, इंटरकैलरी. ये सारे हमने, ये आपको टाइप्स लिखने हैं और उनके फंक्शंस क्या है वो भी लिखने हैं. ये भी आपको 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. बेसिक एक एक लाइन में उनके फंक्शंस हमको लिखने हैं बेटा. जैसे एपिथेलियल का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्ट करता है वो आउटर लाइनिंग वगैरह फॉर्म करके, ऐसे सब हमको लिखना है. 9th के टेक्स्ट बुक से आप रेफर करके लिख सकते हो. विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यूज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. कौन सी टेक्निक पढ़ी है बेटा टिश्यूज से रिलेटेड हमने? टिश्यू कल्चर. अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. टिश्यू कल्चर हमने डिस्कस किया था 9th स्टैंडर्ड में और शॉर्ट में अभी भी हमने उसको रिवाइज कर लिया, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है वो टेक्स्ट बुक से 9th के. विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर, वो भी हमने डिस्कस कर दिया. क्या प्रोसेसेस? सबसे पहले तो हम वहाँ से प्लांट से सेल लेंगे, सेल को प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, वहाँ पे फिर क्या होगा, उसका प्राइमरी हार्डनिंग करते हैं और फिर सेकेंडरी हार्डनिंग. इस तरीके से वहाँ पे स्टेप्स की जाती है. सब आपको 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा बेटा. ओके, तो ये सब हम प्लांट रिलेटेड पढ़ चुके हैं. अभी इस चैप्टर में जो हमको देखना है, चैप्टर नंबर 8 में, ये सब कुछ हमको एनिमल रिलेटेड देखना है. और एनिमल में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स के ऊपर में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकता है वो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है बेटा. तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी, सबसे पहले तो हमको मीनिंग देखना है, व्हाट इज सेल बायोलॉजी. ओके, सो साइटोलॉजी मतलब ही होता है बेटा, सेल बायोलॉजी बोलो या साइटोलॉजी बोलो एक ही बात है. ओके, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलो एक ही बात है. नाउ साइटोलॉजी का डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन है, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ सेल. एक सेल की स्टडी करना उसको कहते हैं साइटोलॉजी. अब स्टडी में क्या क्या आ जाएगा, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स मतलब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और बहुत अलग अलग टाइप्स है. उसके बाद में सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स, ये सारी स्टडी. सिर्फ यही नहीं, सेल डिवीजन, सेल के अंदर में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब सेल से जुड़ी हुई हर एक चीज, सेल से जुड़ी हुई हर एक चीज हमको जहाँ पे स्टडी करनी है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं साइटोलॉजी. समझ में आ गया? सो बेसिकली 3 शब्द में हम उसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सेल. मतलब सेल से जुड़ी हुई हर चीज, सेल डिवीजन से लेके सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, क्या ऑर्गेनल्स है, वो सब कुछ आ जाता है साइटोलॉजी में. ओके, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज है. अब दिस सेल बायोलॉजी के मदद से जो ह्यूमन हेल्थ का जो हम कह सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ का जो एक स्ट्रीम है, ह्यूमन हेल्थ का जो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन हेल्थ की जो डेवलपमेंट्स जहाँ पे होनी है ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, उसमें सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है बेटा. इट इज़ अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ, हमको ह्यूमन के हेल्थ के बारे में स्टडी करना है तो हमको हर एक स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना. अगर हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो ह्यूमन हेल्थ का हिस्सा हो गया. और हार्ट डिजीज़ के बारे में हम उसकी ट्रीटमेंट, वो क्यों हो रहा है, हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम तभी सोच पाएंगे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे. कब? जब हमको हार्ट के सेल की पूरी जानकारी होंगी बेटा. एंड दैट विल कम अंडर योर साइटोलॉजी. समझ में आ रहा है किस तरीके से सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी से ह्यूमन हेल्थ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन यानी बहुत बड़े चेंजेस, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. ओके, कैसे हुआ है वो सब हमको आगे चैप्टर में डिस्कस करना है बेटा. उसके बाद में आपको बताया है कि ये साइटोलॉजी या जो स्टडी ऑफ सेल्स है, इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एट पुणे, क्या देखो, एट पुणे एंड बेंगलुरु. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये पुणे में है. और उसके बाद में दूसरा है INSTEM एट बेंगलुरु. ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों की वेबसाइट्स भी आपको दी हुई है. यहाँ पे आप जाके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. यहाँ पे क्या होती है,
यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी स्पेशली उसमें रिसर्च की जाती है बेटा। तो ओके, आई होप साइटोलॉजी क्या है सबको समझ में आ गया होगा। बेसिक सी चीज़ें, स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, सेल से जुड़ी हुई हर एक चीज़ साइटोलॉजी में पढ़ी जाती है बेटा। ओके, नेक्स्ट इज स्टेम सेल्स। अभी हमको स्टेम सेल्स क्या होते हैं वो कंसेप्ट बेटा पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, these are special type of cells that give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organisms। मतलब स्टेम सेल्स स्पेशल सेल्स है, स्टेम सेल्स से ही अलग अलग सेल्स तैयार होते हैं बॉडी में। ऐसा सेल जिससे अलग अलग सेल तैयार होंगे बॉडी के, उस सेल को कहा जाता है स्टेम सेल्स। ये स्पेशल क्यों है? हमारे बॉडी में हर सेल से अलग अलग सेल्स तैयार होंगे क्या? ये हमारे स्किन के ऊपर में एपिथेलियल टिश्यूज है, उसमें सेल्स है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से हार्ट का सेल बन सकता है क्या बेटा? नो। इसीलिए उनको हम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नहीं बोलेंगे। स्टेम सेल्स इसी में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि स्टेम सेल से अलग अलग तरीके के टिश्यूज वहाँ पे बन सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। और दूसरा उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वुंड हीलिंग में, यानी हमको कहीं पे कोई घाव हुआ है और वो घाव को अगर भरना है तो हमको उस तरीके के सेल्स बनाने पड़ेंगे, तब भी वो अलग अलग सेल बनाने का काम कौन करेंगे? वो करेंगे बेटा स्टेम सेल्स। समझ में आ रहा है? देखो ये कुछ सेल्स है, ठीक है, ये है स्टेम सेल, समझ लो ये स्टेम सेल है। तो ये स्टेम सेल से ही हार्ट का सेल बनेगा, ये स्टेम सेल से ही बोन बनेगी, ये स्टेम सेल से ही लीवर बनेगा, ये स्टेम सेल से ही स्टमक बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये एक ही सेल है, एक सेल से अलग अलग टिश्यूज बन रहे हैं। वही बोला है हमने स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स। यानी इससे ही गिव राइज मतलब इससे ही हर अलग अलग तरीके के सेल्स है ना, हमारे बॉडी में जितने अलग अलग तरीके के सेल्स है, जितने अलग अलग तरीके के टिश्यूज है, वो सब कहीं ना कहीं इन स्टेम सेल से ही बने हैं बेटा, इन स्टेम सेल से ही बने हैं। ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स, जिसका हमने प्लांट में देखा था। देखो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम के सेल से टिश्यू कल्चर में हमने वो एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बना दिया, यानी उस एक सेल से अलग अलग सेल्स बने प्लांट के पूरे, तो वो हो गया प्लांट का स्टेम सेल बेटा। वो टिश्यू कल्चर में हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको क्या बताया मैंने पहले, अभी हमको प्लांट वाला तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमको एनिमल्स वाला, ह्यूमन बींग्स वाले स्टेम सेल्स पढ़ना है बेटा। समझ में आ रहा है? अभी डेफिनेशन क्लियर हो गया स्टेम सेल्स क्या है? याद करो टिश्यू कल्चर वाले, इस पे आ जाओ, बैक टू टिश्यू कल्चर आ जाओ अभी बेटा। तो टिश्यू कल्चर में हमने वो प्लांट से एक सेल निकाला था या एक ग्रुप ऑफ सेल्स निकाले थे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट में रखा तो उससे पूरा का पूरा प्लांट बना। यानी उस एक सेल से गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल, उस प्लांट में जितने भी अलग अलग तरीके के सेल्स है वो उस एक सेल से ही बने, इसलिए ऐसे सेल्स को हम कहेंगे बेटा स्टेम सेल्स। दोनों में होते हैं, प्लांट में और एनिमल्स में, लेकिन प्लांट वाला हम पहले ही पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में टिश्यू कल्चर वगैरह के दौरान। अभी हमको पढ़ना है बेटा एनिमल वाला। ओके, इतना क्लियर हो गया? डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई स्टेम सेल्स की? ऐसे सेल्स जिससे बॉडी के हर अलग अलग सेल बनेंगे, उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। नाउ देखो होता क्या है ह्यूमन बींग्स में, होता क्या जनरली यूनियन ऑफ गमेट्स, यानी मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है। रिप्रोडक्शन पे आ जाओ थोड़ा सा, जो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो वाले चैप्टर पे आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल और फीमेल गमेट का यूनियन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेल वहाँ पे बनेगा, मेल गमेट फीमेल गमेट, ओवम स्पर्म का फ्यूजन हुआ, वहाँ एक सेल बना, उस एक सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। फिर हमने देखा था जाइगोट डिवाइड होके, है ना, जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और जाइगोट डिवाइड होके क्या बना लेता है, मास ऑफ सेल्स, मतलब 1 से 2 सेल बनेंगे। ये जाइगोट 1 सेल है, इससे 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, इस तरीके से नंबर डबल होते जा रहे हैं। यानी एक मास ऑफ सेल्स, सेल का एक गोला बन गया। वो सारे सेल्स कैसे हैं? ऑल द सेल्स आर अलाइक, मतलब वो जो मास ऑफ सेल, एक मास ऑफ सेल बना, एक बॉल ऑफ सेल जैसे बन गया, वो बॉल में सारे के सेल कैसे हैं? अलाइक, मतलब
ऑल द सेल्स आर सेम, ऑल द सेल्स आर सेम, और इन सेल्स को ही हम बोलेंगे स्टेम सेल्स। एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में इन सेल को ही हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्यों इन सेल को स्टेम सेल बोलते हैं? देखो समझो, फिर से अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, मेरे वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दो। गमिट्स का फ्यूजन हुआ और जायगोट बन गया। जायगोट से 4-5 ऐसे 4 से 8 ऐसे बॉल ऑफ सेल्स बन गया, ठीक है, और वो सारे के सारे सेल्स सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो ही जायगोट से, वही बॉल ऑफ सेल से पूरा का पूरा वहाँ पे बेबी फॉर्म होना है बेटा, यानी अलग अलग ऑर्गन्स वहाँ पे बनेंगे, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका किडनी, उसका लीवर, उसके बोन्स, सारे के सारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स, टिश्यूज अभी बनने हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गन्स, वो जो सेल्स, वो जो टिश्यूज, हार्ट का, लंग का, बोन का, अलग अलग टिश्यूज जो बनने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इन बॉल ऑफ सेल से ही बनेंगे बेटा। यानी ये जो बॉल ऑफ सेल है, ये जो सारे सेल एक जैसे हैं, इनसे ही अलग अलग तरीके के टिश्यूज या सेल्स या आप कह लो ऑर्गन्स वो बेबी में फॉर्म होने वाले हैं। और ऐसे सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे सेल्स को ही तो हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनसे अलग अलग ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स बनने वाले हैं। समझ में आया? इसीलिए इस बॉल ऑफ सेल को हमने बोला स्टेम सेल। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? इसीलिए इस बॉल ऑफ सेल को हमने क्या बोला बेटा? इसको बोला हमने स्टेम सेल। फिर से एक बार बताओ, देखो जायगोट बना, जायगोट से एक बॉल ऑफ सेल बनेगा, लेकिन वो बॉल ऑफ सेल में से अभी हार्ट, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स बनेंगे, तभी तो पूरा ऑर्गेनिज्म यानी बेबी वहाँ पे फॉर्म होगा बेटा। इसका मतलब ये जो बॉल ऑफ सेल है, ये जो बॉल ऑफ सेल था, अभी यहाँ पे एक बॉल ऑफ सेल है, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये बॉल ऑफ सेल है, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, यही तो, और ये सारे सेल्स एक जैसे है, सेम है, और इन्हीं में से तो हार्ट, बोन, लीवर, स्टमक, ब्रेन, ये सारे के सारे ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स बनने वाले हैं। तो क्या हम इन सेल को स्टेम सेल बोल सकते हैं? यस, इन्हीं को हम बोलेंगे बेटा स्टेम सेल्स, क्योंकि ये सेल्स से ही अलग अलग सेल्स बनने वाले हैं। समझ में आ गया? तो उसको इस बॉल ऑफ सेल्स जो सारे के सारे सेम है, उन्हीं को बोला गया स्टेम सेल्स इन ह्यूमन बींग्स। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? मेल गमिट और फीमेल गमिट से एक सेल बना, एक सेल से मल्टीपल बहुत सारे सेल्स बने, और वो सेल्स से ही अलग अलग ऑर्गन्स बनने वाले हैं। इसका मतलब वो एक सेल ने गिव राइज किया अलग अलग ऑर्गन्स को, और ऐसे सेल जिनसे अलग अलग सेल्स बनने वाले हैं, उन्हीं को हमने बोला बेटा स्टेम सेल। ओके, नाउ जब इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, यानी ये जो बॉल ऑफ सेल है जो सारे के सारे सेम है, इसका आगे और डेवलपमेंट होने वाला है ना। ऑब्वियसली बेबी क्या एक बॉल ऑफ सेल ही होता है क्या? नो, उसका एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? वो सेल में से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनेंगे जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। वही चीज हो रहा है ये स्टेम सेल्स से। देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बन रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। बहुत बेसिक सी चीज है। क्या? स्टेम सेल से अलग अलग सेल बनना, स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना? स्टेम सेल से हार्ट का सेल बना, यानी सेल डिफरेंशिएट हुआ। स्टेम सेल से ब्रेन का सेल बना, बोन का सेल बना, यानी स्टेम सेल से अलग अलग सेल्स जब बनते हैं, आगे जब उसका डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये स्टेम सेल्स, इससे हार्ट के सेल बन रहे हैं, इससे किडनी का सेल बन रहा है, इससे बोन्स बन रही है, इससे ब्रेन का सेल और ब्रेन के टिश्यूज बन रहे हैं। यानी ये स्टेम सेल जो सारे के सारे सेम है, ये ही डिफरेंशिएट हो रहे हैं एक तरीके से अलग अलग सेल्स में, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा डिफरेंशिएशन। अभी क्लियरली समझ में आ रहा होगा। स्टेम सेल से अलग अलग सेल्स जो बनते हैं, डिफरेंट सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन। और ये फिर आगे में अलग अलग फंक्शन करेंगे। हार्ट पंपिंग करेगा, किडनीज क्या करेगी? ब्लड प्यूरिफाई करेगी, बोन क्या करेगी? स्केलेटन फॉर्म करेगा, ब्रेन क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थिंकिंग, यानी सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ दीज टिश्यूज
form same type of cells. In some parts, stem cells remain for longer duration. ये क्या बोल रहा है देखो, these tissues form same type of cell, मतलब अब स्टेम सेल से हार्ट का टिश्यू तो बन गया, ठीक है, स्टेम सेल से हार्ट का टिश्यू तो बन गया, लेकिन अभी इसमें जो सेल्स है हार्ट के टिश्यू में है, मतलब टिश्यू मतलब सेल्स है ना, तो ये जब डिवाइड होंगे तो इससे किडनी का सेल बन सकता है क्या, बताओ मुझे। हार्ट के सेल का डिवीजन होगा, डिवीजन तो होगा ना ऑब्वियसली, हार्ट का साइज बड़ा होगा जैसे जैसे वो बेबी बड़ा हो रहा है, बोन का साइज बड़ा होगा, किडनी का साइज बड़ा होगा, तो ये हार्ट के सेल से क्या किडनी का सेल बन सकता है क्या बेटा, नो। हार्ट के सेल से बोन का सेल बन सकता है क्या, नो। हार्ट का सेल एक बार बन गया और फिर जब वो सेल डिवाइड होगा तो वो सेम टाइप ऑफ सेल ही बनाएगा, यही चीज लिखी है। दीज टिश्यूज मतलब डिफरेंशिएशन होने के बाद ये जो टिश्यूज बने फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल्स, यानी खुद के जैसे ही सेल बनाएंगे। किडनी का सेल आगे डिवाइड होकर किडनी का सेल ही बनाएगा, बोन का सेल डिवाइड होकर बोन का सेल ही बनाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे बेटा। ये प्रॉपर्टी स्पेशली किसके पास है, सिर्फ स्टेम सेल्स के पास है। समझ में आ रहा है, स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स जो डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स बनाएंगे, उन्होंने डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स बनाए, उस प्रोसेस को बोला गया डिफरेंशिएशन। अब जो अलग अलग सेल्स तैयार हुए वो अलग दूसरा सेल बना सकता है क्या, नो। एक बार हार्ट का टिश्यू बन गया तो हार्ट का टिश्यू जब डिवाइड होगा तो हार्ट के ही सेल बनाएगा, ठीक है। लंग्स के जैसे ही सेल बनाएगा। समझ में आ रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं। ऐसा हर पार्ट में हो रहा है बॉडी के, ऐसा हर पार्ट में हो रहा है, मतलब स्टेम सेल्स एक बार इनमें चेंज हो गए, ये बना लिया उन्होंने, तो फिर वो स्टेम सेल्स नहीं रह जाते हैं, फिर हम इनको स्टेम सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेम सेल्स तो हम उसी को बोलेंगे जिससे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं, लेकिन इससे अलग टाइप ऑफ सेल नहीं बन रहा है, इससे सेम टाइप ऑफ सेल बन रहा है। हर पूरे बॉडी में ऐसा ही हो रहा है, पूरे बॉडी में अब जो टिश्यूज बन गए वो सेम टाइप ऑफ सेल्स ही बना रहे हैं, तो इनको हम स्टेम सेल्स नहीं बोल सकते बेटा। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ बॉडी होती है, बॉडी के कुछ हिस्सों में स्टेम सेल्स ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। इन सम पार्ट्स स्टेम सेल्स रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अभी हमको वही देखना है कि स्टेम सेल्स ने एक बार अलग अलग ऑर्गन तो बना दिए, स्टेम सेल्स ने अलग अलग टिश्यूज तो बना दिए, अब ये टिश्यूज खुद के जैसे ही सेल बनाएंगे, मतलब वो स्टेम सेल्स नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, ये खुद के जैसे ही सेल्स बना रहे हैं। लेकिन बॉडी में कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टेम सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यूज बना सकते हैं, कुछ हिस्से में ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। कौन से पार्ट में होते हैं वो हमको देखना है। देखो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है ये भी याद करो, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन ये मिटा देती हूँ। रिप्रोडक्शन याद करो, रिप्रोडक्शन में जो मदर का जो वूम्ब होता है, मदर का जो स्टमक होता है, मदर का जो बेली होता है, उसके अंदर बेबी ग्रो हो रहा है ना, बेबी ग्रो हो रहा है यहाँ पे, और हमको पता है कि वहाँ एक प्लेसेंटा ऑर्गन फॉर्म होता है मदर में, प्लेसेंटा फॉर्म होता है मदर के यूटेरस में, और वो क्या करता है, वो उससे न्यूट्रिशन सप्लाई होता है चाइल्ड तक। तो ये जो कनेक्शन है, ये मदर और ये जो चाइल्ड के बीच का जो कनेक्शन है, वो एक ट्यूब से एक कनेक्शन होता है, जो वो चाइल्ड का जो बेली बटन है और मदर का जो होता है ना बेली बटन होता है, बेली बटन जो होता है, ओके, और जो चाइल्ड का बेली बटन है वो जुड़ा हुआ होता है ना बेटा। देखो जब बेबी की डिलीवरी होगी तो फिर ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको कट किया जाता है, इसको कट किया जाता है, ओके। सो ये जो कनेक्शन होता है मदर और ये चाइल्ड भी नहीं बोलते हम इसको, फीटस बोलते हैं, ठीक है, फीटस होता है ना, ये मदर का स्टमक है, उसके अंदर में फीटस है, ओके, और ये मदर और चाइल्ड वो एक पाइप जैसा, ट्यूब जैसा एक ऑर्गन होता है, जुड़ा हुआ होता है, बेली बटन से कनेक्टेड होता है, ओके, मदर और फीटस का है ना। देखो जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बेली बटन पे हमको ये थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा कुछ दिखता भी है, जो 5-6 दिन के बाद में वो गिर जाता है बेटा, ओके। सो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे स्टेम सेल्स। बर्थ जब होती है ना बेबी की तो इसको कट करा जाता है, ठीक है, सो उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स, ओके। समझ में आ गया अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, ये मैंने रिप्रोडक्शन के टाइम भी बताया था। प्लेसेंटा और मदर और फीटस जो जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बेली बटन से हमारे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, नाभि से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मतलब
जब जायगोट ने डिवोइड होकर एक मास ऑफ सेल बनाया ना, ये मास ऑफ सेल, फिर ये हमको पता है, देखो याद करो रिप्रोडक्शन, ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस है, ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से आया, और ये जो बॉल ऑफ सेल, ये जो मास ऑफ सेल है, सब बॉल है सेल का, ये आके फिर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा ना, यूटेरस से जुड़ जाएगा, यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। इसी को, ये बॉल ऑफ सेल को ही बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ रहा है? ये बॉल ऑफ सेल को ही बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में भी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम सेल्स। यहीं पे देखा ना बेटा हमने, ये बॉल ऑफ सेल है, बॉल ऑफ सेल सारे सेम होते हैं, उन्हीं को स्टेम सेल्स बोलते हैं। फिर इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, हार्ट, किडनी सब फॉर्म होगा और पूरा का पूरा यहाँ पे एक बेबी तैयार हो जाएगा ना। ये जब तैयार हो गया तो उसमें स्टेम सेल नहीं है, लेकिन जब सारे के सारे सेल्स सेम है, मतलब वो ही डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स बनाने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो स्टेम सेल्स, उनको तो हम स्टेम सेल्स ही बोलेंगे ना। ओके, सो ये ब्लास्टोसिस्ट समझ में आ गया। ये जो बॉल ऑफ सेल होता है, बॉल ऑफ सेल जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स अभी फॉर्म नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा स्टेम सेल्स। ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म हो गए तो वहाँ पे स्टेम सेल्स नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वो सेल्स है तो अलग अलग ऑर्गन, जैसे हार्ट, तो हार्ट का सेल ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम है, सारे के सारे सेल्स सेम है, उनको बोलेंगे स्टेम सेल्स। ओके, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी बेबी बॉर्न होने का ही है। दूसरा ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे भी बेबी मदर के वुम्ब में ही है, मतलब बहुत एक बॉल ऑफ सेल है, बस वो सारे के सारे सेल एक जैसे हैं और वो सेल डिवाइड होकर अलग अलग सेल टिश्यूज बना सकते हैं, इसीलिए हमने बोला वो ब्लास्टोसिस्ट में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। तीसरा, अगर हम अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, यानी बेबी की बर्थ हो गई है और वो अडल्ट यानी पूरा ग्रो हो गया है अच्छे से 18-20 साल का, तब उसके बॉडी में कहाँ पे रहेंगे स्टेम सेल्स? तब उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है बेटा स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मैरो में। बोन मैरो पता है आप लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा बोन मैरो वगैरह, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो जो बोन है ना, बोन उसके अंदर में, ओके, ये बोन के अंदर में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। ओके, ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, वहाँ पे होते हैं क्या, वहाँ पे होते हैं स्टेम सेल्स, और उसके बाद में बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। पता है ना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, याद करो, जो फैट स्टोर करके रखता है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। ओके, अडल्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, याद रखो, अच्छे से याद रखो, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है स्टेम सेल्स? अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, वो दोनों का मतलब मैंने समझा दिया, बॉल ऑफ सेल, ब्लास्टोसिस्ट। तीसरा, अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में होते हैं बोन मैरो में रेड बोन मैरो, और होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा। ओके, नाउ बाय स्टेम सेल्स डिफरेंट सेल्स हम तैयार कर सकते हैं ना। अभी हमने देखा स्टेम सेल्स से डिफरेंट सेल्स तैयार होंगे, एंड डीजेनरेटेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी ऑर्गन का अगर कोई पार्ट खराब हो गया है तो वो पार्ट भी हम स्टेम सेल से बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही देखा स्टेम सेल से ही ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं। समझ में आ गया? गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स, यानी अगर कोई एक ऑर्गन में कोई खराबी भी आ गई है तो उसके स्टेम सेल के मदद से हम वो ऑर्गन फिर से लैब में बना सकते हैं बेटा। समझो, जैसे हमने प्लांट में टिश्यू में से सेल्स निकाले तो टिश्यू निकाले तो पूरा प्लांट बना लिया था ना, सेम वैसे ही अगर हम एनिमल्स के स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखें तो वो एनिमल्स के स्टेम सेल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का डीजेनरेट खराब हुआ वाला पार्ट भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए बेटा? हमारे पास होने चाहिए स्टेम सेल्स। उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? स्टेम सेल्स होने चाहिए बेटा। ओके, सो ये जो बोन, हमारे पास स्टेम सेल्स 4 जगह पे ही है, एक तो ब्लास्टोसिस्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड, एडिपोज और रेड बोन मैरो। अब मुझे बताओ, अडल्ट के बोन में से रेड बोन मैरो निकालना ये तो बहुत कॉस्टली प्रोसीजर भी होता है बेटा, और बहुत डिफिकल्ट और रिस्की प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकालना। ओके, सो बचे अपने पास 2 ऑप्शन, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा तो ही तो वहाँ पूरा ऑर्गन बेबी बनेगा, तो इसमें से भी हम स्टेम सेल्स नहीं निकाल सकते। सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टेम सेल्स को निकालने का, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, जब ये बेबी का बर्थ होगा, ठीक है, ये बेबी का बर्थ हुआ, बेबी मदर के बॉडी से बाहर निकल के आ गया,
बेबी बाहर आ गया तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसको कट किया जाता है, इसको सीजर से कट करते हैं, और जब ये कट होगा तो इसमें से ब्लड निकलेगा, ऑब्वियसली कट होगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड तो उसमें से ब्लड निकलेगा, एंड दैट ब्लड कंटेन्स स्टेम सेल्स। अभी हमने बोला ना अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल्स है, तो उस ब्लड में प्रेजेंट होता है बेटा स्टेम सेल्स, और वो ब्लड को हम प्रिजर्व करके बचा के अच्छे से रख देंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें है स्टेम सेल्स, उसको हमने प्रिजर्व करके रख दिया। और आगे जाके जब ये बेबी बड़ा हुआ और इसके लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इसको बीमारी हुई जहाँ पे इसको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम बेटा उसी के स्टेम सेल्स से, जो हमने उसके बर्थ के टाइम पे जो स्टेम सेल्स कलेक्ट किए थे, वो स्टेम सेल्स से ही अब वो ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स अलग अलग तरीके के सेल्स बना सकता है बेटा, तो लैब में वो चीज़ की जा सकती है। इसी को बोला जाता है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, इसी को बोला जाता है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। समझ में आ रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके नहीं रखे हैं, तो मेरे बॉडी में तो स्टेम सेल्स अडल्ट है ना, तो मेरे बॉडी में तो स्टेम सेल्स सिर्फ बोन मैरो और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में है, लेकिन वहाँ से स्टेम सेल्स निकालना आसान नहीं है, और नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट भी नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन हाँ लैब में हम कर सकते हैं बेटा। मेरे बॉडी से रेड बोन मैरो से वो स्टेम सेल्स निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है बेटा, और रिस्की प्रोसीजर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी, फॉर एग्जाम्पल इफ मेरे बर्थ के टाइम अगर इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टेम सेल है, जो कॉर्ड में से ब्लड निकला कट करने के टाइम, वो ब्लड में स्टेम सेल्स है, अगर वो हमने प्रिजर्व करके रख दिए है अच्छे से, तो जब अगर आगे जाके फॉर एग्जांपल मेरे को कोई लीवर का डिजीज़ होता है और मेरा लीवर का एक पार्ट खराब हो गया, तो मेरे को किसी डोनर के भरोसे पे रहने के बजाय जो स्टेम सेल्स मैंने प्रिजर्व करके रखे थे अम्बिलिकल कॉर्ड से, अब मैं क्या करूँगी, लेबोरेटरी में उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गन का पार्ट तैयार कर सकते हैं, या पूरा ऑर्गन भी तैयार कर सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी है डिवाइड होके अलग अलग सेल्स बनाने की। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोला जाता है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। सबसे इजी और अच्छा मेथड है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है, कट करने के बाद जो ब्लड में स्टेम सेल्स रहेंगे वो प्रिजर्व करके रखा जाए। क्लियर हो रहा है अभी स्टेम सेल्स का कंसेप्ट? अब प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं वो सब पता है आपको। जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है, जैसे कि कॉर्ड ब्लड हमने लिया, या हम रेड बोन मैरो से भी ले सकते हैं बेटा, नो इशू, रेड बोन मैरो से भी ले सकते हो, लेकिन सेफर ऑप्शन है ये जो ब्लड वेस्ट जाएगा उसी को आप अच्छे से कलेक्ट करके रख दो, है ना। तो हमने रेड बोन मैरो से या फिर कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स लिए, या फिर हमने ब्लास्टोसिस्ट से भी लिए, कहीं से भी आप ले सकते हो रेड ब्लड स्टेम सेल्स। और फिर हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल स्टेराइल वायल्स मतलब ऐसे देखो इंजेक्शन के लिए ऐसे कांच की ऐसी बॉटल्स होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है वायल्स, ठीक है। उसमें स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो स्टेम सेल को खराब कर देंगे ना, वो क्या प्रिजर्व करके आप रखोगे। तो ऐसे वायल्स में उसको रखा जाता है बेटा, और लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं उसको -135 डिग्री से -190 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करके रखा जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे जिससे ब्लड बैंक होता है ना, हम ब्लड डोनेट करते हैं, वो ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, सेम कुछ उसी तरीके से हम स्टेम सेल्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इतना कम टेम्परेचर उसको लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बेटा, स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखने में आपको कॉस्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन जिस बच्चे के आपने स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखे हैं, लाइफ टाइम तक अगर उसको कभी भी किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रिजर्व किए हुए स्टेम सेल से हम वो ऑर्गन बना सकते हैं, और उसको किसी भी डोनर के भरोसे पे बैठना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो स्टेम सेल्स को है ना, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इवेंट माना गया। अभी आप ही बताओ, आपने तो बस इसको प्रिजर्व करके रखा, और आपके आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई भी बीमारी आपको हो रही है ऑर्गन रिलेटेड, जहाँ पे आपका ऑर्गन खराब हो गया है, तो आप ऑर्गन खुद अपने ही सेल से ऑर्गन बना सकते हो लेबोरेटरी में। तो कितनी अच्छी और कितनी बेनिफिशियल और कितनी रिवॉल्यूशनरी मतलब चेंज लाने वाली ये टेक्निक हो गई इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। समझ में आ रहा है? सो इसको सेकेंड बेस्ट टेक्निक बोला गया। स्टेम सेल इज रिवॉल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग के बाद, यानी क्लोनिंग क्या वो हम आगे देखने ही वाले हैं बेटा। उसके बाद ये स्टेम सेल्स जो है
स्टेम सेल रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा एक कदम है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। कंसेप्ट आई होप सबको स्टेम सेल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनको हम प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, ये सब हमने देखा बेटा। और प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर हमको कोई ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है तो अगर हमने स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखे हैं बेटा, तो हम वो स्टेम सेल्स को लेंगे लैब में, प्रॉपर उसको स्टिमुलस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और उससे जो ऑर्गन की हमको ज़रूरत है वो ऑर्गन हम तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स है ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनके मदद से अलग अलग सेल्स बन सकते हैं। यानी मेरे को हार्ट का सेल चाहिए तो मैं हार्ट का सेल भी, पूरा का पूरा हार्ट भी वो स्टेम सेल की मदद से बना सकती हूँ, इसलिए स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। ओके, एडवर्टाइज भी बीच में आती थी बेटा टीवी पे, ऐश्वर्या राय वगैरह की एडवर्टाइज आती थी, अगर आपने देखी होंगी तो आपको याद आएगा कि स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी किया जाता है और क्यों इतना ज़रूरी है। बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो वो इंसान उस बीमारी से, हार्ट फेलियर की वजह से या हार्ट में कोई डिफेक्ट की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन अगर उसने बर्थ के टाइम पे स्टेम सेल प्रिजर्व करके रख लिया तो वो लैब में बेटा खुद के शरीर से ही बने निकले हुए सेल्स से वो हार्ट बना के उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, थोड़ा सा नया है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है बेटा, इतना टॉपिक जो मैंने अभी बताया 1 बार, 2 बार, 3 बार और रिपीटेटिवली अच्छे से देख लो बेटा। ठीक है, रिपीटेटिवली अच्छे से देख लो, क्योंकि आप बार बार देखोगे तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको कोई डाउट है, 1-2 बार और देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है बेटा तो आप कॉल करके पूछ लो। ओके, सो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत स्लोली ये चीज़ समझाई है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट, ताकि आप आगे के इसके एप्लीकेशंस देख पाओ। ओके, सो आगे का टॉपिक देखते हैं अपन। ठीक है बेटा, हम स्टेम सेल का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं, अभी क्या होते हैं स्टेम सेल्स और बेसिकली उनका यूज़ क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से मेडिकल साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ी, क्या कह सकते हैं हम, कि बहुत बड़ा रिसर्च या रिवॉल्यूशन के जैसे में काम आ सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं बेटा कि स्टेम सेल्स बेसिकली कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टेम सेल्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं स्टेम सेल्स। किस बेसिस पे हमने उसको इस 2 टाइप में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से वो स्टेम सेल्स मिल रहे हैं। अगर एम्ब्रियो से मिलते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और अगर अडल्ट के बॉडी में प्रेजेंट है तो अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, 2 टाइप के स्टेम सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल्स। इतना क्लियर हो गया सबको। अभी हम देखते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। हमको पता है मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट का डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है बेटा, जायगोट का डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बनता है। वहाँ पे रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं जायगोट के, माइटोसिस से वो सेल्स डिवाइड होंगे और वहाँ एम्ब्रियो बनेगा, अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। सो डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा 14th डे, मतलब जायगोट बना। हमने देखा ना स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट है, मास ऑफ सेल्स होता है, जायगोट से जो मास ऑफ सेल बनता है उसमें होता है स्टेम सेल्स। और अगर उसका डिफरेंशिएशन हो गया तो हार्ट, किडनी, लीवर, लंग ऐसे अलग अलग सेल्स वहाँ पे बन गए, तब हम उसको स्टेम सेल्स नहीं कहेंगे। यानी डिफरेंशिएशन होने के पहले के जो सेल्स है उनको कहते हैं स्टेम सेल्स। और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चालू होता है बेटा 14th डे से, मतलब फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन ऑफ गमेट्स वहाँ पे जब हुआ, मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन जब हुआ, तो तब तक 14th डे तक, मतलब 13 दिन तक वो सेम रहेंगे सेल्स। मतलब डिवाइड तो होते जाएंगे ऑब्वियसली, माइटोटिक डिविजन्स होगा, लेकिन वो बॉल ऑफ सेल बस रहेगा और सारे के सारे सेल्स सेम रहेंगे 13 डेज तक। और 14th डे से हमारा क्या चालू होगा, डिफरेंशिएशन। मतलब जो बॉल ऑफ सेल है 13 डे तक तो ऐसा ही है, सारे सेल्स सेम है, लेकिन आफ्टर 13th डे वहाँ पे जब डिफरेंशिएशन चालू होगा बेटा तो वहाँ पे अलग अलग सेल्स बनेंगे, अलग अलग सेल्स लाइक ओस्टियोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स,
न्यूरॉन्स, ये अलग अलग सेल्स बन रहे हैं। कब बन रहे हैं बेटा? 14th डे से बन रहे हैं। 14th डे से डिफरेंशिएशन चालू हुआ, फर्टिलाइजेशन के 14th डे से। ओस्टियोसाइट्स मतलब बेटा बोन के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट मतलब बेटा लीवर के सेल्स, लीवर के सेल्स को हिपैटोसाइट बोलते हैं। और न्यूरॉन्स तो हमको पता ही है, नर्व सेल। ओके, साइट का मतलब याद रख लेना बेटा, CYTE। साइट का मतलब होता है CYTE। साइट का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। साइट का मतलब होता है सेल्स। तो ओस्टियोसाइट्स हो गए बोन के सेल, हिपैटोसाइट्स हो गए लीवर के सेल, ऐसे सब हार्ट के यानी कार्डियक सेल्स बोलते हैं ना, उसको हार्ट को कार्डियक बोलते हैं। तो कार्डियक साइट, कार्डियक सेल्स है, कार्डियोसाइट्स, ठीक है। ऐसे पूरे अलग अलग सेल्स बनना, डिफरेंशिएशन कब चालू होगा बेटा? 14th डे पे। सो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, या हम देख चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद में अलग अलग सेल्स बन गए। ऑस्टियोसाइट का आगे डिफरेंशिएशन होगा तो बोन के सेल ही बनाएगा, वो न्यूरॉन नहीं बनाएगा। न्यूरॉन का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, हमने देखा है। न्यूरॉन स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। हिपैटोसाइट्स का आगे में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो लीवर के सेल ही बनाएगा बेटा, दूसरे सेल नहीं बनाएगा। मतलब ये स्टेम सेल्स नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे। डिफरेंशिएशन के पहले के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, मतलब 14th डे के पहले के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है ना, एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन, उनको ही बोलेंगे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि ये सारे सेम है और ये डिफरेंशिएट होकर अलग अलग सेल्स बना रहे हैं। मतलब ये हो गए स्टेम सेल्स। डिफरेंशिएशन के पहले वाले सेल्स हो गए, एम्ब्रियो में है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बेटा। अब ये है प्राइमरी टाइप ऑफ सेल, यानी सबसे प्राइमरी सबसे बेसिक सेल्स यही है ना सारे, यही है हमारे स्टेम सेल्स, है ना, यही है हमारे स्टेम सेल्स। ओके, यही है स्टेम सेल्स। ये प्राइमरी यानी सबसे बेसिक, सबसे पहले जो सेल्स बने वो यही है। उसके बाद में कैसे ये सेल्स प्राइमरी है, अनडिफरेंशिएटेड है, इनका डिफरेंशिएशन हुआ है कि ये सारे के सारे सेम है, एक जैसे है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, यहाँ पे अलग अलग सेल्स नहीं बने हैं। उसके बाद में सेल्फ मल्टीप्लाइंग। सेल्फ मल्टीप्लाइंग मतलब क्या बेटा? ये जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये जो स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये स्टेम सेल्स है, इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब अलग अलग तरीके के सेल्स बन रहे हैं। सेल्फ मल्टीप्लाइंग मतलब कि स्टेम सेल्स बेटा खुद दूसरे स्टेम सेल्स भी बना सकते हैं। सेल्फ मतलब खुद, मल्टीप्लाइंग मतलब मल्टीप्लाई होना। सेल्फ मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होके खुद के जैसे सेल्स भी बना सकते हैं। दिख रहा है ये चीज? मल्टीप्लाई होके खुद के जैसे दूसरे स्टेम सेल्स भी बना सकते हैं, या फिर बेटा वो डिफरेंशिएशन भी शो कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या पहले दिन से ही मास ऑफ सेल बन गया? क्या एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाया, 2 सेल से 4 सेल्स बने, और ये सारे सेल्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो ये सबके सभी स्टेम सेल्स ही कहलाएंगे ना बेटा। ये सारे के सारे स्टेम सेल्स है, मतलब ही क्या, ये सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी खुद के जैसे ही स्टेम सेल्स बना रहे हैं। तो स्टेम सेल्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है। कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक? एक वो डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं जो 14th डे के बाद होगा। दूसरा सेल्फ मल्टीप्लाइंग मतलब मल्टीप्लाई होके खुद के जैसे स्टेम सेल्स भी वो बना सकते हैं, यानी स्टेम सेल डिवाइड होके स्टेम सेल भी बना सकता है, स्टेम सेल डिवाइड होके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी बना सकता है। समझ में आ रहा है? पेरेंट सेल्स, इसीलिए स्टेम सेल्स को कहा जाता है पेरेंट सेल्स टू ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स। मतलब ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जितने भी सेल्स है बेटा, वो कहीं ना कहीं इन स्टेम सेल्स से ही बने हैं। जैसे हमने याद करो, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स को पेरेंट सेल बोला था, क्योंकि उन्हीं से डिवाइड होकर हर सेल बनता था बेटा। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में अगर हम किसी को पेरेंट सेल कहे तो वो कौन से हो जाएंगे? स्टेम सेल्स, क्योंकि स्टेम सेल्स ही डिफरेंशिएट होके हर तरीके के सेल बनाएंगे। हिपैटोसाइट भी स्टेम सेल से बना, बोन का सेल भी, हार्ट का सेल भी, किडनी का भी, लीवर का भी, लंग्स का भी, सबके सेल स्टेम सेल से बन रहे हैं। तो हम स्टेम सेल्स को कह देते बेटा पेरेंट सेल्स, पेरेंट सेल्स। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लूरीपोटेंसी। इस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स को हम कहते हैं बेटा प्लूरीपोटेंसी। किस प्रॉपर्टी को प्लूरीपोटेंसी कहते हैं? सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स by which
दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। कौन सी सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, मतलब मल्टीप्लाई होके खुद के जैसे स्टेम सेल्स भी बना रहे हैं और डिफरेंशिएट होके अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स भी बना रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है प्लूरीपोटेंसी। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है प्लूरीपोटेंसी क्या है? फिर से एक बार बता दी, स्टेम सेल्स 14 दिन के पहले जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, जिनका डिफरेंशिएशन चालू नहीं हुआ, सेल्फ मल्टीप्लाइंग है वो सेल्स, और कैसे है? अनडिफरेंशिएटेड है, प्राइमरी है, बेसिक है, सबसे अनडिफरेंशिएटेड और सेल्फ मल्टीप्लाइंग है, और डिवाइड होके अलग अलग सेल्स को भी वो बनाएंगे 14th डे के बाद। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स को बोलेंगे प्लूरीपोटेंसी। बेसिकली ये डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो, डिवाइड होके खुद के जैसे भी सेल बना रहे हैं और डिफरेंशिएट होके, ये हो गया सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, खुद के जैसे सेल्स बना रहा है, और ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये दोनों प्रॉपर्टी को ही बोलेंगे प्लूरीपोटेंसी। हम कहेंगे स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट, मतलब अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो सेल्फ मल्टीप्लाई होके स्टेम सेल्स भी बना सकते हैं, और डिवाइड होके डिफरेंशिएट होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी वो बना सकता है बेटा। ओके, समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया सबको? ये इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्लूरीपोटेंसी। डेफिनेशन भी आपको नोट्स में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। सो समझ में आ गया क्या होता है प्लूरीपोटेंसी। अब उसके बाद में अगर हमको स्टेम सेल्स को कलेक्ट करना है, जैसे हमने बोला ना स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम, तो अगर हमको स्टेम सेल्स को कलेक्ट करना है बेटा, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन होने के बाद तो हम कलेक्ट नहीं करेंगे, तब हमारे ये वाले डिफरेंशिएशन हो गया तो ये सेल्स हमारे किसी काम के नहीं है। हमको तो स्टेम सेल्स चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन यानी 14th डे के पहले, तो 14th डे के भी बहुत पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं बेटा। हम 5th to 7th डे में ही कलेक्ट करेंगे स्टेम सेल्स को। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 5th to 7th डे में हम कलेक्ट करते हैं किसको? स्टेम सेल्स को। फिर उसके बाद में हम उसको लैबोरेटरी में जैसा स्टिमुलस, जैसे केमिकल्स प्रोवाइड करेंगे उसको, जैसा स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से हमको जो सेल चाहिए, जो डिजायर्ड हमको जो सेल चाहिए, वो सेल उस स्टेम सेल से बन जाएगा। यानी अगर हमको समझ लो हमको न्यूरोनल सेल्स बनाने, हमको न्यूरॉन्स बनाने हैं, तो हम उसको प्रॉपर उस तरीके का स्टिमुलस देंगे तो ये स्टेम सेल जो है वो न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज़ नॉट अवर पार्ट ऑफ स्टडी। वो तो बहुत जब डीप स्टडी हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, अगर फर्दर आप 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तब आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है बेटा। अभी तो हमको समझना है बेसिक कंसेप्ट कैसा होता है। समझ में आ रहा है? लैब में हम उसको जैसे स्टिमुलस देंगे तो हमको वो एक न्यूरॉन का सेल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको न्यूरॉन चाहिए तो या जो चाहिए वो हम बना सकते हैं। फिर वो सेल से टिश्यू, और टिश्यू से पूरा का पूरा ऑर्गन हम इस तरीके से लैब में तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको स्टेम सेल अगर प्रिजर्व करने हैं, अगर हमको लेने हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट में से हम कब लेंगे? 5th to 7th डे में ही लेंगे, क्योंकि 14th डे के बाद में उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। रिस्क अवॉइड करने के लिए हम पहले ही ले लेंगे। ओके, सो ये पूरा आपको समझ में आ गया। ये जो डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ ना, ये सारे ये इधर आपको दिया हुआ है पीछे में पेज नंबर पे, यहाँ पे देखो स्टेम सेल्स थेरेपी आगे देखेंगे हम। तो स्टेम सेल्स खुद के जैसे सेल भी बना रहे हैं और डिफरेंशिएट हो गए न्यूरॉन्स, ठीक है, ये अलग अलग मसल के सेल, ब्लड सेल्स, एपिथेलियल, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी वो बना रहे हैं। मैंने नाम लिखे, उन्होंने डायग्राम दिया है। जैसे ऊपर में भी देखो स्टेम सेल से न्यूरॉन, न्यूरॉन से ब्रेन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से इंटेस्टाइन, लीवर हिपेटोसाइट से लीवर, मसल से हार्ट का सेल, ऑस्टियोसाइट्स बोन के सेल से बोन का ऑर्गन। इस तरीके से स्टेम सेल्स से पूरे के पूरे अलग अलग सेल्स, उससे टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन तैयार किए जा सकते हैं बेटा। तो वही डायग्राम है, मैंने इसे सिंपल में बना दिया। सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा प्लूरीपोटेंसी वगैरह क्या है। नेक्स्ट ये तो हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अडल्ट की अगर हम बात करें तो अडल्ट में भी कहीं कहीं पे, अडल्ट मतलब पूरे ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें होते हैं रेड बोन मैरो में, बोन मैरो आपने सुना होगा बहुत बार, बोन मैरो, रेड बोन मैरो बोन के अंदर में होता है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो फैट स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड में भी कुछ अमाउंट में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये 3 जगह से हम अडल्ट से भी स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कॉर्ड ब्लड, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड को जब हम कट करते हैं ना, इमीडिएटली बर्थ हुआ और हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया तो वहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसमें भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम उसको वायल्स में भरेंगे और -135 से
-190 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करके रख देंगे बेटा। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? ये हो गया हमारे अडल्ट स्टेम सेल्स और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दो टाइप के। अभी हम देखते हैं यूज क्या है स्टेम सेल्स का। तो बेसिकली ये स्टेम सेल्स का ना बेटा दो नाम दे दिया उसको, एक है रीजनरेटिव थेरेपी, दूसरी है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ओके, स्टेम सेल्स के मदद से हम रीजनरेटिव थेरेपी कर सकते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। रीजनरेट होना मतलब रीजनरेट मतलब कोई चीज फॉर्म होना, री मतलब फिर से हमको जनरेट करना है, फिर से हमको सेल्स को जनरेट करना है ऑब्वियसली स्टेम सेल्स के मदद से। तो उसमें भी दो, एक हो जाता है बेटा सेल थेरेपी, जहां पे हम क्या करते हैं सेल थेरेपी में हम रीजनरेटिव थेरेपी, समझ रहा है ना, रीजनरेट करना मतलब फिर से सेल्स फॉर्म कर रहा। सेल थेरेपी, उसमें भी सेल थेरेपी में क्या होता है देखो, स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स। स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस, स्टेम सेल्स के मदद से हम क्या करेंगे, जो डेड सेल्स है, जो सेल्स की डेथ हो चुकी है उनको रिप्लेस करेंगे, उनके जगह पे स्टेम सेल्स से नए सेल्स बनाकर वहां पे हम लगा देंगे बेटा। समझ में आ रहा है? कौन से कंडीशन में सेल्स की डेथ होती है? तो कंडीशन आपको दी हुई है डायबिटीज। डायबिटीज में कहाँ पे बेटा, डायबिटीज में कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है, पैनक्रियास, आइलेट्स ऑफ पैनक्रियास होती है ना, वो बनाती है इंसुलिन। तो अगर वो सेल की डेथ हो गई तो बीमारी हो जाएगी डायबिटीज। तो स्टेम सेल की मदद से हम वो सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट की डिजीज है, हार्ट के डिजीज है, हार्ट अटैक एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको। ओके, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट की डिजीज है बेटा। सो हार्ट के सेल को भी, अगर हार्ट के सेल की डेथ हो गई तो हम उसके जगह पे स्टेम सेल से हार्ट का सेल बना के वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, न्यूरॉन्स की बीमारी है, भूलना मतलब ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन मतलब न्यूरॉन्स। ओके, पार्किंसंस, पार्किंसंस मतलब मोटर, मतलब उसमें क्या होता है ना, बुढ़ापे में देखो आप देखते होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ पैर से हिलते रहते हैं, हेड भी ऐसा ऐसा हिलता रहता है हर टाइम। सो उस बीमारी को बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। वो भी बेटा न्यूरॉन के वजह से होती है, वो भी किसके वजह से होती है, न्यूरॉन के डेथ के वजह से होती है, नर्व सेल के डेथ के वजह से होती है। तो हम वही देख रहे हैं, अगर किसी सेल की डेथ हो गई है, जैसे हमने डिजीज वाली कंडीशंस देखी, डायबिटीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी जो होती है, ओके, ऐसी हमने देखी सेल डेथ की वजह से वो बीमारियां हो रही है, तो हम स्टेम सेल्स की मदद से वो सेल रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे नए सेल लगा सकते हैं। वो हो गया हमारा सेल थेरेपी, ये एक यूज हो गया स्टेम सेल का। दूसरा है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। जैसे हम बाकी के सेल बना रहे हैं वैसे ही स्टेम सेल्स की मदद से हम ब्लड सेल्स भी बना सकते हैं। ब्लड सेल्स कब बनाना पड़ेगा हमको, देखो कौन से कंडीशंस में, जैसे कि अनीमिया, अनीमिया मतलब आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जनरली उसको खून की कमी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई तो हम स्टेम सेल्स की मदद से बना सकते हैं बेटा ब्लड सेल्स। उसके बाद में थैलासेमिया, थैलासेमिया में बेसिकली बेटा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और कुछ हद तक ब्लड ब्लड सेल की भी कमी हो जाती है। लेकिन थैलासेमिया जो है वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी मतलब पेरेंट्स को है तो ऑफस्प्रिंग को, चाइल्ड को, बच्चे को वो ट्रांसफर होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, समझ में आ रहा है, थैलासेमिया। उसके बाद में ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर भी बोला जाता है बेटा। वहाँ पे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज, फॉल्टी डब्ल्यूबीसीज, खराब डब्ल्यूबीसीज बनती है और बहुत ज़्यादा नंबर में बनने लगती है, तो उसके वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो ब्लड की बीमारी है तो वहाँ पे हम स्टेम सेल्स की मदद से ब्लड सेल्स भी बना सकते हैं। और ये दोनों को, सेल थेरेपी और ब्लड सेल्स बनाने को ही कहा जाता है रीजनरेटिव थेरेपी। समझ में आ गया, सेल्स हम रीजनरेट कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, ये एक यूज हो गया। और दूसरा यूज है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे, अभी हमने देखा वो सेल से हम लेबोरेटरी में सेल बनाएंगे, सेल से टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू से क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन बनाएंगे, यानी ऑर्गन हम बना के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कब हमको ट्रांसप्लांट करना है, ऑब्वियसली अच्छा हेल्दी उसमें ऑर्गन है तो थोड़ी ना ट्रांसप्लांट करेंगे ऐसे खेल में। हमको कब करना है, जब ऑर्गन फेलियर हो गया। बहुत से लोगों में आपने सुना होगा बेटा किडनी फेलियर, लीवर खराब हो गया, लीवर का फेलियर हो गया, ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर उसका लीवर फेलियर हो गया है तो उसके स्टेम सेल से हम वो लीवर का ऑर्गन तैयार कर सकते हैं।
प्रोड्यूस बाय स्टेम सेल्स, और वो लैबोरेटरी में जो लीवर तैयार हुआ उसका फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन, यानी उसके बॉडी में जो खराब हो गया लीवर उसको रिमूव करेंगे, नया बनाया हुआ लीवर वहाँ पे सर्जरी करके, ऑपरेशन करके वहाँ पे स्टिच करेंगे, लगाएंगे। बेटा समझ में आया? उसी को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे हम सेल्स बना सकते हैं ना लैबोरेटरी में, तो सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन। तो जब भी किसी को कोई ऑर्गन फेलियर अगर हो गया, लीवर, किडनी, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स की मदद से वो ऑर्गन बना के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए बेटा यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। समझ में आया? रीजनरेटिव थेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर हो रहा है? फिर पीछे मैंने बेटा आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हमको पता है कि बहुत से कारण, किसी को बीमारी की वजह से, किसी को एक्सीडेंट की वजह से, या लाइफस्टाइल अगर उसके प्रॉपर नहीं है, फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ऑर्गन खराब हो जाते हैं बेटा। अब जब ऑर्गन खराब हो गए तो क्या होगा, उसके वजह से उसकी लाइफ की क्वालिटी, यानी अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं पाता, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि डेथ भी हो सकती है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन खराब हो गया तो डेथ भी वहाँ पर उसकी हो सकती है बेटा। सो अगर हमको उस पर्सन की लाइफ अगर सेव करनी है तो वहाँ पे फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। वो ऑप्शन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। हम कौन सी केस देख रहे हैं, जब वो पर्सन ने स्टेम सेल्स वगैरह अपने प्रिजर्व करके नहीं रखे। अगर उसने स्टेम सेल प्रिजर्व करके नहीं रखे बेटा, तो क्या होगा, स्टेम सेल प्रिजर्व करके उसने नहीं रखे तो क्या होगा, फिर उसको बाहर से कोई डोनर लगेगा ना। डोनर आपको पता है ना, किडनी किसी की फेल हो जाती है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, तो डोनर्स होते हैं। डोनर्स मतलब जिनके बॉडी के ऑर्गन वो डोनेट करते हैं, आफ्टर डेथ भी वो हो सकता है। या अगर किडनी वगैरह है बेटा, तो किडनी हमको पता है 2 किडनी होती है, और एक किडनी पे भी इंसान इजीली सर्वाइव कर सकता है, अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक किडनी के भरोसे पे निकाल सकता है। तो ऐसे केस में ना वो पर्सन क्या करेगा, दूसरी किडनी अपनी डोनेट कर देता है, जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे ऑर्गन वो डोनेट करेगा। और जो पर्सन की किडनी खराब हो गई है, फिर उसमें वो किडनी हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बेटा बचाई जा सकती है। स्किन को भी डोनेट किया जा सकता है, हमारी बॉडी की जो स्किन है, स्किन कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। ओके, लेकिन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है ब्लड डोनेशन नहीं, ऑर्गन डोनेशन के टाइम पे, है ना। इजीली डोनर मिल जाता है क्या? नहीं, वहाँ पे ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उस पर्सन को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थी वो होना चाहिए, तभी हम उससे किडनी या स्किन ले सकते हैं बेटा। और ऊपर से एक और बात कि डोनर एंड रेसिपिएंट नीड टू बी, मतलब उनका मैचिंग होना चाहिए। हम देखते हैं ना, किडनी मैच हुआ, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच हुआ, सब अच्छा है, तो ही वो डोनेट किया जा सकता है। और मोर इम्पोर्टेंटली सारे ही ऑर्गन हम डोनेट नहीं कर सकते जिंदा रहते हुए। इफ़ ऑर्गन्स लाइक लीवर, हार्ट और आईज अगर हमको डोनेट करना है तो वो आफ्टर डेथ ही हो सकती है बेटा, है ना। कोई जिंदा है तो अपनी आँख वो डोनेट करके दूसरे को तो नहीं दे देगा, हार्ट तो वो जिंदे में डोनेट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं किडनी की या स्किन की, तो आप लिविंग है तभी भी आप दे सकते हैं बेटा, क्योंकि एक किडनी पे भी हम जी सकते हैं, और दूसरे के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा या ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये जब सारी चीज़ें मैच हो गई तभी वो डोनेट किया जाता है। इसीलिए एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है बेटा, पोस्टमस। पोस्टमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, किसी की डेथ होने के बाद बॉडी को डोनेट कर देना, जिसको अंगदान या देहदान ऐसा भी बोला जाता है हिंदी मराठी में। ओके, बॉडी डोनेट। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो फॉर्म्स वगैरह भर देते हैं, यानी उनकी डेथ होने के बाद उनकी बॉडी अगर जला दी जाए या दफन कर दी जाए तो उससे किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है बेटा, किसी को भी, कोई भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर उसकी बॉडी डोनेट कर दी जाए तो उससे काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, या फिर उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो अगर कोई ब्लाइंड है, उसको दिख रहा नहीं है, तो उसको आइज मिल जाएंगी बेटा, तो उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, हार्ट, किडनीज, ठीक है, जिसको अगर स्किन की बीमारी है या हार्ट वॉल फेलियर है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में हम उनको सभी डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। और आपके मरने के बाद भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स दूसरे व्यक्तियों को लाइफ दे सकते हैं बेटा। आपके मरने के बाद तो आपकी आंखें किसी भी काम की नहीं है, तो बॉडी को जलाने से अच्छा है बॉडी को डोनेट कर दिया जाए बेटा, ताकि उस ऑर्गन्स जो
डेथ के बाद भी कुछ समय तक काम करता है बेटा, तो वो प्रॉपरली निकाल के वो डोनर हो जाते हो आप ऑर्गन के, और जिसको ज़रूरत है उसको वो ऑर्गन्स हम दे देंगे बेटा, और फिर उसकी लाइफ भी बच सकती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ सकती है बेटा। या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मेडिकल स्टडीज़ के लिए, हमको पता है ना जो डॉक्टर्स वगैरह होता है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर में जब तक वो अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर कैसे उनको ट्रीट कर पाएंगे बेटा। इसीलिए बॉडी जो है वो मेडिकल स्टडी के लिए भी डोनेट की जा सकती है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी बेटा बॉडी डोनेट की जा सकती है। यही सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है पेज नंबर 90 में, वो आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे बेटा। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन कौन से हम जिंदा रहते हुए, जैसे हम किडनी है वो आप लिविंग है तब भी आप डोनेट कर सकते हो क्योंकि एक किडनी पे आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन आफ्टर डेथ अगर आपने अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दी है तो आपके ऑर्गन्स आपके किसी एक अंधे को काम में आ जाएगी, आपका हार्ट किसी दूसरे पर्सन को काम में आ जाएगा। तो हार्ट अगर आप उसको डोनेट कर रहे हो बेटा आफ्टर डेथ आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बेटा वो लाइफ सेविंग, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। यानी आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग लोगों के जान बचा सकते हैं। इसलिए आजकल लोग जो है वो खुद वॉलंटरीली अपने मर्जी से खुद की बॉडी डोनेट करते हैं बेटा, और करना ही चाहिए क्योंकि हमारे डेथ के बाद हमारी बॉडी तो किसी के काम नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम डोनेट कर दें तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है उससे। ओके, सो वही आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और बॉडी डोनेशन में दिया है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से ऑर्गन ले रहे हैं बेटा तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कंपैटिबिलिटी की। ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, उसने क्या उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने विलिंगली खुद के मर्जी से डोनेट करना चाहिए बेटा। किसी को पैसे खिला करके आप इलीगली डोनेट नहीं करवा सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर वो व्यक्ति ने स्टेम सेल्स अपने सेव करके रख दिए हैं तो स्टेम सेल्स की मदद से हम वो ऑर्गन बना के स्टेम सेल का यूज़ कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। और ऐसे कंडीशन में जो लैब में जो ऑर्गन बनेगा वो उसके ही बॉडी के सेल्स का है तो उसकी बॉडी खुद उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगी बेटा। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम दूसरे व्यक्ति से, डोनर से अगर हम लेते हैं ऑर्गन तो हमारी बॉडी के लिए तो वो बाहर का ही कोई चीज़ है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। ठीक है, ऐसी भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती है। अगर हमने स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखे हैं तो हम स्टेम सेल के मदद से ही खुद ऑर्गन बनाएंगे लैब में और वो ऑर्गन का फिर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। लेकिन अगर स्टेम सेल्स प्रिजर्व नहीं है तो फिर वो तो हमारी ज़िंदगी दूसरे के भरोसे पे ही हो जाएगी बेटा। अगर हमको डोनर मिला, सब चीज़ मैच हुई, हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट किया तो ही हमारे किसी फ़ायदे का है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेम सेल टेक्निक, वो हमने देख लिया। सो आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं भी दिक्कत है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ये वाला लेक्चर तो भी आप अच्छे से एक और बार देख लो बेटा, तो आपकी सारी दिक्कत क्लियर हो जाएंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। आगे आप इसमें करियर भी बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सारी। ओके, सो आपको कहीं भी डाउट है तो आप इसमें एक दो बार वीडियो देख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा, या फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। चलो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।